फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि मेरे भावी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे, ठीक है, और अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे। ठीक, तो आपको तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, अपनी तैयारी बरकरार रखनी है, डेट कभी भी आ सकती है। ठीक है, चलिए, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि एनसीएफ हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो आदत है कभी कभी फ्रेंड्सों की हमारे कि स्किप कर दे, 2 मिनट वीडियो देखे इसके बाद स्किप कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं करना, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या यहाँ पर, और आपका टारगेट है, अपने टारगेट को ध्यान में रखकर चलिए कि अगर आप लाइव क्लास देख रहे हो तो इसके बाद आपको क्या करना है, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्सों में। कितना टारगेट है आपका? 200 टारगेट है। अपने टारगेट को बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और हमारी कल ईबीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें हम आपको डायग्राम सहित आपको क्वेश्चन समझाएंगे। अब और चारों ऑप्शन जो उसके रहेंगे, चारों ऑप्शन को हम डायग्राम के तहत आपको समझाएंगे, बिल्कुल मत छोड़िएगा उसे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, वो सिर्फ किसके लिए है? सीटेट के लिए। और सीटेट ही कि नहीं, सारे टेट भी आप उसको यूज कर सकते हो, तो आप जरूर क्लास ज्वाइन कीजिए कल की। ठीक है, यही टाइमिंग रहेगी, 3 बजे की ही टाइमिंग रहेगी। ठीक है, ईबीएस की, तो हम आपको ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको टाइमिंग भी जो एक्चुअल रहेगी तो आपको पता हो जाएगी, वैसे 3 का ही रहेगा, फिर जैसे इधर टेक्निकल इशू कोई ना हो गया तो। ठीक है, तो चलिए, तो कल की क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, उसके पहले आज की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी है, आपको लास्ट तक बने रहना। ठीक, चलिए, तो हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एनसीएफ। क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीएफ। ठीक है, तो एनसीएफ का पूरा रूप देख लेते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। चलिए, तो ये यूट्यूब पर दिया हुआ लिंक है ये टेलीग्राम का, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्विजेस भी मिलते हैं, वीडियोस भी मिलते हैं डेली के। ठीक है, क्लासेस भी रहती हैं वहाँ पर, तो आप डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये संदेश है आप सबके लिए मेरा छोटा सा। ठीक है, तो अगर आपने तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि मैं आपके साथ तो प्रतिबद्ध हूँ तैयारी बनाने के लिए, आपकी और भी मजबूत करने के लिए, तो आप भी हमारे साथ प्रतिबद्ध रहिए कि टारगेट लेकर कितने लोगों को लेकर आना है यहाँ पर। तो आपका टारगेट है 200 का, अपने टारगेट को अंत तक मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, 2005 कौन सा सन का पढ़ने वाले हैं हम लोग? 2005 का। अब देख लेते हैं एनसीएफ कितनी बार पब्लिश हो चुका है। एनसीएफ अब तक 4 बार पब्लिश हो चुका है। कितनी बार? 4 बार। कौन कौन सा सन में भी हम जान लेते हैं। ये हुआ, पहला हुआ 1975 में हुआ, फिर 88 में हुआ है, फिर 2000 में हुआ, फिर 2005 में हुआ है। ठीक है, ये लेटेस्ट कौन सा? 2005 है। अब 2020 होने वाला है पब्लिश। ठीक, अभी हुआ नहीं है बट होने वाला है। ठीक है, तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? एनसीएफ 2005 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चौथा पढ़ रहे हैं हम, लास्ट वाला। अब ये एनसीईआरटी, ये जो एनसीएफ होता है, बनाया किसने है? ये एनसीईआरटी ने बनाया है। किसने? एनसीईआरटी ने। ठीक, अब ये एनसीईआरटी का हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस की दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक, अब ये एनसीईआरटी कब बना ये भी थोड़ा हम जान लेते हैं। एनसीईआरटी 1961 में बना है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो एनसीएफ का मेन फॉर्मूला है, किसके तहत रखा गया है इसको? लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के, बच्चे को बिना बोझ की पढ़ाई करानी है। ठीक है, किसका? बिना बोझ की। ये इसका मेन यहाँ पर फॉर्मूला है। एनसीएफ, पूरे एनसीएफ में मेन इसका फॉर्मूला है कि बच्चे को बिना बोझ के पढ़ाना है। ठीक है, चाहे वह शारीरिक बोझ हो, चाहे वह मानसिक बोझ हो। ठीक है, चलिए, तो आगे देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर। ये प्रोफेसर यशपाल जी हैं, जो इसके अध्यक्ष थे एनसीएफ के। ठीक है, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया था पहले एनसीएफ पर। ठीक है, तो ये आपने देखा, इनके समिति का निर्धारण जब किया गया था एनसीएफ 2005 में, तो शिक्षा को क्या बताया गया था? बिना बोझ के। शीर्षक क्या था? बिना बोझ की। ठीक है, और ये रिपोर्ट है। ठीक है, रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर क्या बताया गया था? पाठचर्या का निर्माण किया गया। इनको अध्यक्ष बनाया गया। इन्हीं के तहत क्या किया गया है? पाठचर्या का निर्माण किया गया। जिनके अध्यक्ष रहे, और इनके अध्यक्ष के साथ साथ कितने सदस्य अन्य भी थे? 35 इनके साथ अन्य सदस्य भी थे, जिनको गठन करके क्या बनाया गया? एक रिपोर्ट तैयार की गई। और क्या तैयार किया गया? एनसीएफ 2005 के लिए। ठीक, चलिए, तो इनका काफ़ी अहम रोल था। ठीक है, यशपाल जी का। तो ये रहे। अब हम आगे कुछ देखते हैं इनका एनसीएफ प्रारंभिक अध्याय में। ये हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि जो हमारा एनसीएफ 2005 है, ठीक है, ये क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इनका क्या था कि जब हमारा सबसे पहले एनसीएफ हमारा बना, तो देश की आज़ादी के बाद किए गए पाठ्यचर्या में जितने भी सुधार हुए अब तक एनसीएफ में, जितने भी जो हमारा पहला स्टार्ट हुआ 1975 से, तो जितने भी सुधार हुए इनके प्रयासों की चर्चा की गई है वहाँ पर। किनके प्रयासों की? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गई, स्टार्टिंग से ही। ठीक है, देश की आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी के बाद ही तो बना ये सब कुछ। ठीक,
तो 1975 में पहला बना। तो उन्हीं के बाद क्या बताया गया यहाँ पर कि देश की आज़ादी के बाद पाठ्यक्रम जितने भी सुधार किए गए एनसीएफ में, इनके प्रयासों की चर्चा की गई। उन प्रयासों जो एनसीएफ में सुधार किए गए, बनाए गए, तो सिर्फ इन्हीं का प्रयास उसमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, देख लीजिए आप, वैसे ही वाकिफ होंगे इनसे, बट फिर भी देख लीजिए। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ इनके बारे में भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन है, ये प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता तथा राष्ट्रीय गान के निर्माता भी हैं। कौन है ये नोबेल पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय गान के निर्माता भी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध जो इनमें फेमस हुआ है एनसीएफ में, तो वह सभ्यता और प्रगति का एक उदाहरण है। यहाँ पर जो पहला यहाँ पर एनसीएफ जब बनाया गया, उसके बाद क्या टॉपिक रखा गया, पहला सभ्यता और प्रगति। किसके द्वारा रखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रखा गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने जाना इनके बारे में। फिर सभ्यता और प्रगति का मतलब कि बच्चे को सभ्यता भी सिखाई जाए और उसके साथ साथ उसका प्रगति कराया जाए। ठीक है, सभ्यता के साथ उसे खुला वातावरण मिले। ठीक है, उसे स्वतंत्रता है चीज़ों को पढ़ने की। ठीक है, और बाल केंद्रित तो हम पढ़ ही रहे हैं कि शिक्षा बाल केंद्रित है। ठीक है, पहले भी थी और अब भी है। चलिए, तो एनसीएफ के कुछ 5 सिद्धांत हैं, जो बेसिक 5 कॉन्सेप्ट हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और हमने जो पढ़ा है कि एनसीएफ कितनी बार पब्लिश हो चुका, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो आप क्या बताओगे, 5 बार, 5वीं बार है। ठीक है, ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, कि कितनी बार है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 4थी बार है। 5वीं बार 2020 बनने वाला भी पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, पर हम चल किस में रहे हैं, 2005 वाले मीटर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, एनसीईआरटी का दिल्ली में है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप देखिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन तो डायरेक्ट बिना बोझ की शिक्षा किस में है, तो आप क्या बताओगे, एनसीएफ 2005 में दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर कि नेक्स्ट क्या है, ये सिद्धांत क्या है एनसीएफ 2005 की, ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला। मतलब एग्जाम को आप लचीला बनाओ, मतलब इतना नहीं कि आप कठोर बनाओ, कि मतलब कि कहना चाहिए कि आप 20 नंबर, अगर आप क्वेश्चन पैटर्न बन रहा है क्वेश्चन का, एग्जाम पेपर का, ठीक है, तो क्या करो कि आप उसमें इतने टफ क्वेश्चन डाल दो कि बच्चा कर ही ना पाए। ऐसा नहीं, उसमें क्या करना है, उसमें लचीलापन, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन रखने हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव भी हो, शॉर्ट आंसर भी हो, ठीक है, लॉन्ग भी हो, तो उसमें मल्टीपल, मतलब लचीला, चीज़ों को और भी लचीला बनाए बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये बताया गया यहाँ पर, चीज़ों कठोर नहीं, लचीला बनाना है। फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड, मतलब बच्चे का जो दुनिया है वो क्या करना चाहिए, बच्चे का जो ज्ञान है क्लास का, उसको क्या करना चाहिए, बाहर दुनिया से जोड़ना चाहिए। अगर आप क्लास में बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो, अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हो, ठीक, हिंदी पढ़ा रहे हो, ठीक है, हिंदी में आपको कोई भी टॉपिक अगर चल रहा है, ठीक है, तो आप बता रहे हो, मान लो चंदा मामा आना, तुम आप पोएम पढ़ा रहे हो हिंदी में, ठीक है, तो आप उससे क्या करो, आप एग्जाम्पल के लिए उसे बताओ कि आपने देखा होगा चंदा मामा कैसे होते हैं, आपने तो देखा ही होगा, रियल लाइफ में उन्हें बताओ, सिर्फ किताब ही नहीं कि चंदा मामा कैसे होते हैं, ठीक, कब निकलते हैं, आप उन्हें एग्जाम्पल के तौर बताओ, और बताओ कि आपने देखा ही होगा, है ना, कि कितने समय निकलते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो आप उन्हें रियल लाइफ की एग्जाम्पल से जोड़ करके बताएं। इनका कहना है कि बाहर दुनिया से, यानी रियल लाइफ और बाहरी दुनिया से जोड़कर उनको बताओ। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, यहाँ पर फियर्ड इसका शॉर्ट है, हमने बनाया है फियर्ड, एफ का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ई का मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर दुनिया से जोड़े उसके ज्ञान को, फिर ए है ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब बच्चे के विकास को क्या कीजिए, सर्वांगीण विकास कीजिए, सिर्फ एक पक्ष नहीं कि उसे सिर्फ किताबी बस का उसको नॉलेज करवाओ, उसको सभ्यता भी सिखाओ, शारीरिक मानसिक, यहाँ पर सब कुछ इंक्लूड किया गया है डेवलपमेंट में, क्योंकि हमने डेवलपमेंट सीडीपी में पढ़ भी चुका है। अब क्लासेस नहीं देखिए, देख लीजिए, क्योंकि बच्चे का विकास जो होता है सिर्फ एक पक्ष का नहीं होता, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यहाँ पर कह रहा है कि जो एनसीएफ कह रहा है वो क्या कह रहा है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है, इनका जो सिद्धांत है एनसीएफ का। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है, रिमूव रोट लर्निंग। क्या है, रिमूव रोट लर्निंग, मतलब रटंत प्रणाली से मुक्त रहना है। ठीक है, चीज़ों को रटना नहीं है, हमको सिर्फ समझना है। ठीक है, वैसे भी हम बात हो चुकी है इस बारे में कि चीज़ों को रट के नहीं पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। चीज़ों को आप समझोगे, शब्दों को आप समझोगे, तभी आप कहीं ना कहीं उसको लिख पाओगे या याद कर पाओगे। ठीक है, बट आप सोचोगे कि आप रट्टा मारोगे, तो रट्टा मारने से आपको सिर्फ कुछ पल के लिए याद रहेगा। ठीक है, अगर आप चीज़ों को समझ कर चलोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, और सामने वाले को भी आप कभी बता पाओगे। ठीक है, तो चीज़ों को ऐसे पढ़े, क्योंकि आप भावी शिक्षक भी हैं, तो चीज़ों को ऐसे समझिए कि आप नेक्स्ट टाइम कहीं ना कहीं उसका उपयोग कर पाएँ। ठीक है, आप भूलें नहीं, उसको अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने शॉर्ट वर्ड लिया है यहाँ पर। तो आपको ऑल राउंड, ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, एक्सटर्नल वर्ड हो गया, ऑल राउंड डेवलपमेंट और रिमूव रोट लर्निंग। ठीक है, रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। ठीक, डेवलपमेंट, पांचवा क्या है, डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू। ठीक है, लोकतांत्रिक विकास का यहाँ पर उसका विकास करना है बच्चे का। ठीक है,
तब यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर बच्चे के लोकतांत्रिक का विकास करना है। तो ये किसके सिद्धांत है? एनसीएफ के 5 सिद्धांत थे। बच्चे में क्या हो? प्रजातांत्रिक का विकास हो, वो लोगों की भलाई के बारे में, समाज से भी जुड़े, ठीक है, अच्छा बुरा जाने बच्चा, ठीक है। तो ये इन्होंने सिद्धांत बताया है। इतने सिद्धांत के तहत बच्चे को आप पढ़ाओ। अगर बच्चे को आप पढ़ा रहे हो क्लासेस में, इन 5 सिद्धांतों को रख कर आप पढ़ाओ, इन 5 सिद्धांतों को आप रख कर पढ़ाओ, ठीक है। कि आप बच्चे की क्या हो? फ्लेक्सिबिलिटी हो, ज़्यादा कठोर मत पढ़ाओ उसे, डांट कर मत पढ़ाओ उसे, प्यार से पढ़ाओ उसे, ठीक है। जो चीज़ें आप समझाओ एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझाओ, और उसका एग्जाम्पल कैसा हो? बाहर दुनिया से जुड़ा हुआ हो, ऑलराउंड उसका आप ऐसा एग्जाम्पल भी लो कि उसकी जो सर्वांगीण विकास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उसको सोचने की भी आप उसे टाइम दो। कि बच्चा ये नहीं कि अगर एक क्वेश्चन आपने पूछा, अगर बच्चा नहीं बता पाया तुरंत आप बता दो, नहीं, उसे सोचने का मौका दीजिए, ठीक है। आसपास वो कहीं ना कहीं से आंसर जरूर, चाहे वो सही गलत जैसा भी निकाले, लेकिन निकालेगा। उसके बताने से पहले आप जल्दी मत बताओ, बच्चे को सोचने का भी मौका देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की गई, रिमोट रोड लर्निंग की बात की गई है, मतलब रटना पढ़ाई से मुक्त करना बच्चे को, रटाना नहीं है चीज़ों को। डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू की बात की गई है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये 5 से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये एनसीएफ के सिद्धांत से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक, कि इनमें से कौन सा एनसीएफ का सिद्धांत है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि त्रिभाषा फार्मूले की 3 भाषाएं हैं। एनसीएफ ने कुछ 3 भाषाएं निर्धारित की हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको क्या कहते हैं? त्रिभाषा सूत्र। क्या कहते हैं? त्रिभाषा सूत्र कहते हैं, ठीक है। प्रथम भाषा कौन सी है? जो प्रथम भाषा राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ठीक है। अगर विद्यार्थी है क्लास में पढ़ रहा तो उसकी पहली भाषा कौन सी? हिंदी है। द्वितीय भाषा उसकी क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी उसे कहते हैं। तृतीय क्या है? स्थानीय भाषा संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, ऑप्शनल जो आपका रहता है, ठीक। तो ये आपके रहते ही हैं हिंदी, इंग्लिश, और ये आपका ऑप्शनल में रहता है, ठीक है। चलिए तो आप भाषाओं के बारे में जाने। एनसीएफ के विषयों में संबंधित कुछ उद्देश्य उन्होंने रखा था, विषयों से संबंधित रखा था, किन किन विषयों को पढ़ाना है और किन विषयों से बच्चे को क्या लाभ प्राप्त होना है। किन मतलब अगर हम क्लास में बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं? साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, रीजन क्या है, किस स्किल की डेवलपमेंट करने के लिए आप उसको पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला यहाँ पर क्या है? सोशल साइंस। कौन सा है? सोशल साइंस है। अब सोशल साइंस क्यों उन्होंने ऐड किया है, हम जरा जान लेते हैं एनसीएफ के द्वारा। कि इस शिक्षण के द्वारा क्या होगा? शिक्षार्थी विद्यार्थियों में आलोचनात्मक व मानसिक जागरूकता विकसित करनी चाहिए। ये सामाजिक विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं, आलोचनात्मक मतलब बच्चा सही गलत कोई भी डिसीजन ले तो सिर्फ डायरेक्टली नहीं, उसका रिजल्ट भी देखकर वो काम करे। उसमें आलोचनात्मक मतलब एक चिंतन भी होता है एक तरह का, ये कि कुछ चिंतन इसमें ऐसा रहता है कि अगर कोई काम आप कर रहे हो तो उसे आप तात्कालिक परिणामों से देखकर नहीं करो, आप उसको कल क्या हो, इससे क्या परिणाम आने वाले हैं, इस तरह के भी आपके पास चिंतन होना। ऐसी चिंतन शक्ति का विकास करना चाहिए। किसके द्वारा? सामाजिक विज्ञान के द्वारा, ठीक है। उसे समाज से भी जोड़िए, ठीक है। इनका एनसीएफ का कहना है, ठीक। तो शिक्षण के द्वारा बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, ठीक। यहाँ पर उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना सामाजिक विज्ञान के द्वारा। फिर दूसरा है विज्ञान। विज्ञान विषय के शिक्षण के द्वारा बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति, क्रिएटिव मेंटेलिटी जो होता है, तो यहाँ पर बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति और सृजनशीलता की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। विज्ञान में चीज़ों को, नई नई चीज़ों को खोजेगा, क्यों होता है ना। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानेगा कि कितने नियम हैं उनके, है ना। न्यूटन के बारे में जानेगा कि ऐसा से ऐसा क्यों होता है, चीज़ें अपने स्थान पर स्थिर क्यों नहीं रहती हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, वो विज्ञान के द्वारा विज्ञान पढ़ेगा तो विज्ञान की चीज़ों को वो सोचेगा कि ऐसे से ऐसे क्यों होता है, उसके अंदर तर्क करने की शक्ति का विकास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सृजनशीलता की प्रवृत्ति का विकास करना है। बायो में अगर विज्ञान पढ़ रहा है, उसके अंदर बायो के पार्ट रहते हैं, बायो में डायग्राम बनाएगा, चीज़ों को, पशुओं के बारे में, मनुष्यों के बारे में, सभी के बारे में उसको नॉलेज होता है, तो सृजनशीलता की प्रवृत्ति का विकास भी होता है, ठीक। अब मैथ्स के बारे में हम जानते हैं, मैथ्स का रखने का उनका पर्पज क्या था, यहाँ पर देख लेते हैं। गणित विषय में शिक्षा द्वारा बालकों में गणना करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गणित विषय में शिक्षा द्वारा, गणित विकास के द्वारा जो होता है यहाँ पर, ये जो गणित विषय में शिक्षा द्वारा बालकों में गणना करने की क्षमता का विकास करना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन उनकी अच्छी हो सके। अगर वो कोई कार्य करे, बिजनेस जो भी, अगर पढ़ाई के बाद अब जो भी कार्य कर रहे हो, पर्टिकुलर यहाँ पर जॉब से मतलब कोई आप नौकरी, सरकारी नौकरी करो, काम जो भी कर रहे हो आप, वहाँ पर अब क्या, अगर आपका क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको गणना करने की जरूरत है, तो आप वहाँ पर आपकी क्षमता वहाँ पर हो कि आप कर पाओ। मतलब अगर वो एनसीएफ का कहना है कि अगर आप इन सब्जेक्टों को रख रहे हो क्लासेस में, साइंस को रख रहे हो और सोशल साइंस को रख रहे हो, मैथ्स को रख रहे हो, तो इनका जो पर्पज, इनका जो उद्देश्य है
है वो यही है कि गणित रखने के पर्पज इनका क्या है कि बालकों में गणना करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। वो इसीलिए रखे हैं कि जो बच्चे की क्षमता हो गणना करने की उसका विकास होना चाहिए उस गणित के द्वारा, ठीक। उनके मानसिक विकास की क्षमता प्रदान करना चाहिए, उनकी मेंटल मतलब कि अगर वो मैथ्स कर रहा है उसके पास रीजनिंग भी होगा, ठीक है, कि क्यों अगर 3+2 5 हुआ तो क्यों हुआ, वो रीजन भी उसका निकालेगा, ठीक है। तो रीजनिंग पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा, उसके अंतर्गत सभी आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, तर्क क्षमता का भी उसकी मेंटेलिटी उसकी क्या हो जाएगी और भी ब्रॉड हो जाएगी, ठीक। चलिए, तो इनके संबंधी कुछ ये हमने क्या देखा, विषयों से संबंधित हम उद्देश्य देखा एनसीएफ के। अब थोड़ा हम शिक्षा संबंधी, उन्होंने जो शिक्षा संबंधी भी कुछ उद्देश्य बनाए थे। एक ये रिपोर्ट एनसीएफ जो है एक रिपोर्ट है, ठीक, क्या है, एक रिपोर्ट जैसे जारी होता है, तो एक क्या है, ये एक रिपोर्ट जारी हुआ था जिसके अंतर्गत कुछ सारी चीज़ों को उन्होंने रखा था, शिक्षा संबंधी विषयों संबंधी रखा, शिक्षा संबंधी उन्होंने रखा, बच्चे के विकास के बारे में रखा, किस तरह से उसको पढ़ाना है, उसको मतलब क्लासेस के आने तक के, घर जाने तक के उसकी व्यवस्था इसमें पूरी बताई गई इस रिपोर्ट में, ठीक, एनसीएफ में। चलिए तो देखते हैं शिक्षा संबंधी उद्देश्य उन्होंने क्या बनाए थे, ठीक है। बालकों में विचार तथा कर्म की स्वतंत्रता देने का उद्देश्य, वहाँ पर जो शिक्षा उन्होंने शिक्षा संबंधी उद्देश्य जो बताए हैं, मतलब कि शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है एनसीएफ का, एनसीएफ क्या सोचता है शिक्षा देने के बारे में, ठीक। तो बालकों में विचार कैसे हो, कर्म की स्वतंत्रता देने का स्वतंत्रता भी हो, वहाँ पर उद्देश्य कैसा हो, कर्म करने की स्वतंत्रता, अच्छे कार्य करे, वो बुरे कार्य नहीं करे, ठीक है, लोगों का भला करे, ठीक है, दूसरों के बारे में भी सोचे, सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, तो यहाँ पर ऐसा इनका उद्देश्य था। दूसरा है दूसरों की भलाई की प्रति तत्परता। अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, कोई गिर गया, अगर बाइक से गिर गया, जिससे भी गिर गया, तो आप तुरंत वहाँ से भाग निकलो नहीं, आप में इतनी मानवता होना चाहिए कि आप उसे क्या करो कि सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचाओ, ठीक है। तो मानव विकास भी आप में विकसित होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने ये भी बताया, ठीक, कि आप ऐसे नहीं, बच्चे को सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ाना कि आप सिर्फ 1 से लेकर के 5 लेसन उसे रट्टा मरवा दो, ठीक। उसमें ऐसा भी बताना कि बच्चे तुमको कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है, वो सही गलत को उसको नॉलेज भी बताओ, ठीक है, ठीक। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, ठीक। अगर तुमने गलती की तुम्हें सॉरी भी करना चाहिए, सारी चीज़ों को उन्होंने बच्चे को बताना चाहिए, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी लेना चाहिए। बच्चे अगर आप शिक्षा दे रहे हो तो वो क्या करे, सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहे, वो स्कूल तक सीमित नहीं रहे, वो क्या करे, इसमें भी प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बने, वो उसके बारे में भी जाने, वो ठीक, वहां भी पार्टिसिपेट करे खुद को, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं, हमने शिक्षा संबंधी 3 उद्देश्य देखे, हमने विषयों संबंधी हमने तीन उद्देश्य देखे, ठीक है। फिर क्या बताया इन्होंने, फिर उन्होंने बताया नवीन परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता विकास में। अगर कोई परिस्थिति आपके पास आ गई है, ठीक है, तात्कालिक आप निर्णय क्या ले सकते हो और जो सही हो, ठीक, तो वो उसका भी उसके सामना करने की क्षमता विकसित करना है। उनका शिक्षा संबंधी जो उद्देश्य था कि नवीन परिस्थितियों में तात्कालिक कोई घटना घट गई है तो आप क्या निर्णय लोगे, उसकी भी क्षमता करने को उनको विकास वहाँ पर उन्होंने करवाया, इसलिए उन्होंने शिक्षा का जो उद्देश्य रखा ये सब बताया, ठीक। फिर बताया बालकों को सामाजिक बदलाव के लिए तत्पर रखना। किसके लिए, जो सामाजिक रूढ़वादियां थी पहले, ठीक है, तो उनको क्या था, आदमी धीरे धीरे बदलता गया, ठीक है। पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, अब जाने दिया जाता है, सारे कार्य महिलाएं भी करती हैं जो पुरुष करते हैं, ठीक। तो ऐसा कुछ बदलाव, मतलब सामाजिक बदलाव भी तत्पर रहना चाहिए। अगर जैसा चल रहा है उसे ही बदलने की कोशिश करे बच्चा, ऐसी शिक्षा दो बच्चे को कि वो समाज में कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश करे, ठीक है। रूढ़वादिता में वो भी नहीं जीने लगे कि जैसे पुराने कर रहे हैं वैसे हम भी करने, उस चीज़ों को बदलो, सोच बदलो। अपने घर में अगर मम्मी पापा नहीं पढ़े, जिसके भी नहीं पढ़े हैं, तो आप उन्हें क्या उन्हें सही, जो आपको लगता है सही लग रहा है तो आप उन्हें समझाओ, ठीक है, कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, ठीक है। तो सामाजिक बदलाव के लिए भी बच्चे को ऐसा पढ़ाओ कि वो सामाजिक बदलाव भी ला सके, ठीक, उसके लिए भी वो तत्पर रह सके। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है एनसीएफ द्वारा, तो हम देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि एनसीएफ 2005 को कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया, तो अब क्या बताओ कि 22 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में एनसीएफ को कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। और 17 राज्यों में पाठ्यक्रम पर इसका प्रभाव भी है, मतलब लागू भी कर दिया गया है 17 राज्यों के पाठ्यक्रम में, ठीक है। हम तो पढ़ ही रहे हैं, पर 17 अन्य राज्यों में भी इसका पाठ्यक्रम का क्या है, प्रभाव है, ठीक है। एनसीईआरटी राज्य की भाषा में एनसीएफ को बढ़ावा देने और एनसीएफ द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के साथ अपने वर्तमान पाठ्यक्रम की तुलना करने के लिए प्रत्येक राज्य को 10 लाख का अनुदान दिया। जो एनसीईआरटी है, बनाया एनसीईआरटी थे एनसीएफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एनसीएफ को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें एकदम फिक्स है, सही है, हमें भी लगता है, और एनसीईआरटी तो बनाया ही है, ठीक है, हमें भी हमारे हिसाब से, क्योंकि बाहर बच्चे को बिना बोझ के पढ़ाओ, उसे ऐसा ना लगे, उस ऐसे बैग ऐसे मत दो कि वो 5 किलो का बैग है उसे लटका दो और वो उसे जा ही ना पाए, घर से बाहर ही ना निकल पाए, ठीक है। प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर यही होता है कि 5-5 किलो की इतनी भारी बुकें होती हैं, बैग होते हैं कि बच्चे चल ही नहीं पाते, उनकी मम्मा उनको छोड़ने जाती है, ठीक है, क्योंकि बैग भारी है। तो ऐसी बुकें मत ला दें बच्चे के ऊपर, ठीक है, ऐसी जिम्मेदारियां मत ऊपर उसके बोझ लाएं कि वो पढ़ ही ना पाए, ठीक है। तो इन्होंने सबसे मुक्त किया है,
जो एनसीएफ है इन सबसे मुक्त किया है, ठीक है, क्योंकि बिना बोझ के बच्चे को पढ़ाई करवाना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या करना है, बच्चे को खुद करने की, उसको क्या करना, स्किल डेवलपमेंट के खुद करे, वो करके सीखने पर उन्होंने बल दिया है। जो मेन एम था वो क्या है, बच्चा करके सीखे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि बच्चा सभ्यता और प्रगति, जो उनका ऐसे था पहला लॉन्च हुआ था, उन्होंने यही बताया है कि बच्चे को क्या करना, एक तो बाहर दुनिया से उन्हें पढ़ाएं, ठीक है, और बिना बोझ के पढ़ाएं, करके सीखने पर उन्होंने बल दिया था, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर जो बताया कि एनसीईआरटी ने क्या किया, यहाँ पर एनसीएफ को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कुछ यहाँ पर कुछ रकम दिया था, ठीक है, ताकि वो सभी राज्यों में भागीदारी के लिए भविष्य सुधार के, मतलब स्कूलों के लिए बच्चे की पढ़ाई के लिए योजना बनाई जा सके, भविष्य के सुधार के लिए कुछ योजना बनाई जा सके, ठीक। चलिए, तो फिर एनसीएफ 2005 क्या कहता और क्या कहता देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 जाति, पंथ, धर्म, लिंग के बावजूद, इनके बावजूद ना तो कोई धर्म, विशेष धर्म को मानता, ना किसी धर्म को, समान धर्म मानता है वो, ठीक है। पर्टिकुलर ये नहीं कि ये एसटी है, एससी है, जनरल है, ऐसा कुछ नहीं, वो समान धर्म पर किसी भी धर्म भेदभाव नहीं करता है, ठीक। एनसीएफ तो इन सब के बावजूद भी एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया है, ठीक है, मतलब सभी के लिए एक माननीय पाठ्यक्रम है कि सभी को मानना है ये पाठ्यक्रम, ठीक है, जो एनसीएफ है सभी के लिए लागू है। फिर ये क्या कहते हैं, एनसीएफ 2005 शिक्षक को बच्चों के लिए एक सुविधादाता, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या क्या बोला एनसीएफ ने, शिक्षक को क्या कहा इन्होंने, फैसिलिटेटर कहा, क्या कहा, सुविधादाता, ठीक है। यहाँ पर शिक्षक को बच्चों के लिए क्या बताया गया है कि शिक्षक क्या है, एक सुविधादाता के रूप में है, बच्चे के लिए शिक्षक क्या है, सुविधादाता के रूप में है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक। चलिए, फिर क्या है, चौथा क्या है हमारे यहाँ पर, बच्चे के ज्ञान को बाहर दुनिया से जोड़ा जाए, हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही कि कैसा जोड़ा जाए, वो बाहर दुनिया से जोड़ा जाए, ठीक है। बच्चे को ऐसे एग्जाम्पल दो, ऐसी स्टोरी सुनाओ कि उसको बाहरी वातावरण से भी उसको नॉलेज हो, सिर्फ वो घर तक ही नहीं, है ना। चलिए, तो सबसे ज़्यादा और जोर किस पर दिया है, निर्माणवादी सिद्धांत, मतलब निर्माणवादी सिद्धांत क्या कहता है कि आप करके सीखने पर बल देता है निर्माणवादी सिद्धांत, ठीक है। इनका क्या कहना है कि करके बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। चलिए, जीन प्यारे जी का कहना है ये कि बच्चे क्या होते हैं, छोटा वैज्ञानिक होता है बच्चा। अगर वो आप खिलौने दे दिए हो तो सबसे पहले क्या कर, खिलौने को वो तोड़ेगा, फिर इसके बाद अगर वो नया खिलौना है तब भी उसे तोड़ेगा, इसके बाद वो फिर से उसको जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस पे जोड़ दिया गया है, करके सीखने पर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो गया, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को शेयर कीजिएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लास है, हम यहाँ पर फिर एमसीक्यू भी लेके आएंगे, और कल संडे क्लासेस रहेंगी ईवीएस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो, जो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड हमने क्वेश्चन लिया है, सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लास मिस नहीं करना, आपको लाइव क्लास देखना है, हम 3 बजे ही आएंगे क्लासेस पे, ठीक है। तो आप सब रहिएगा, वैसे हम ग्रुप पे मैसेज भी कर देंगे, ठीक, ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं जो लोग तो जुड़ जाइए, ठीक है। डेली हम पीडीएफ भी वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको पढ़ने में आसानी, तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।